हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स का सैम्पल पेपर नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पैटर्न आप जानते होंगे कि किस टाइप से है। फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। देखिए, पेपर का कुछ पैटर्न इस टाइप से रहेगा आपका। इसमें आप देखेंगे टोटल मार्केट 33 क्वेश्चंस रहेंगे। देयर आर 33 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। और आपके जो सेक्शन रहेंगे, 5 सेक्शन रहेंगे। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन और ई सेक्शन। जो सेक्शन ए रहेगा उसमें 12 एमसीक्यू आएंगे और 4 एडजेसेंट रीजन के क्वेश्चन सभी एक एक नंबर के रहेंगे। इस टाइप से आपके 12 एमसीक्यू और 4 एडजेसेंट रीजन मतलब 16 नंबर हो जाएंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, मतलब 5 टू 10 नंबर का सेक्शन बी होगा हमारा। सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी कंटेंस 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इच, मतलब 7 3 21 नंबर का सेक्शन सी होगा। एंड सेक्शन डी कंटेंस 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स इच। ओके। और सेक्शन ई में जो होगा 3 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर वाले जो 5-5 नंबर के होंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। और बाकी का और भी इसमें बहुत सारा है ना। नो ओवरऑल चॉइस, इसमें चॉइस नहीं होगी। और बस कुछ जगह तो आपको केस स्टडी में जैसे एमसीक्यू और में मिलेगा तो उसको सॉल्व करना है एक जगह। और 5 नंबर के तीनों क्वेश्चन और में रहेंगे आपके, है ना। और कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। कैलकुलेटर तो अलाउ होता ही नहीं एग्जाम में सीबीएसई के, चाहे मैथ्स का चाहे फिजिक्स का पेपर है। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन, है ना। प्योर सिलिकॉन, सिलिकॉन तो प्योर सेमीकंडक्टर तो होता ही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 4 होती है उसमें। उसका 300 केल्विन पर, किस पे 300 केल्विन है, 300 केल्विन हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब 300 डिग्री केल्विन पर इलेक्ट्रॉन और होल की जो नंबर डेंसिटी है दोनों सेम है। एन मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल है ना। उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर क्यूब। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजिंग NH। देखिए, होल की नंबर ऑफ डेंसिटी बढ़ाने के लिए, होल की नंबर ऑफ डेंसिटी बढ़ाने के लिए देखिए NH जो दिख रहा है, NH होल की नंबर ऑफ डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 4.5 इंटू 10⁻22 मीटर क्यूब। देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन इज, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व ऐसे करना है हमें। तो ऐसा क्वेश्चन हमें जब भी मिलता है हमें घबराना नहीं है इसमें। इसमें देखिए, जो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन होल की सेम सेम होगी उसका उसी में स्क्वायर कर देना है, उसी में इंटू कर देना है। तो 1.5 इंटू 10⁻16, सॉरी 1.5 इंटू 10⁻16। ओके, तो 10⁻16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻16, उसका उसी में इंटू कर देना है या स्क्वायर कर देना है, क्योंकि दोनों की नंबर डेंसिटी सेम है 300 केल्विन पे। और नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो गिवन है उसको नीचे कर दीजिए। 4.5 इंटू 10⁻22 उसको नीचे कर दिया हमने, है ना। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। वो क्या करता है, वो दोनों को पहले कॉन्सेंट्रेशन इक्वली दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर डेंसिटी सेम है, और एक जन की नंबर डेंसिटी देके दूसरे की पूछ लेता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो दोनों का जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा उनका स्क्वायर कर देना है और जो गिवन है उसको नीचे कर देना है। तो दूसरे वाले की खुद ही पता चल जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन देके होल का पूछ सकता है और होल देके इलेक्ट्रॉन का पूछ सकता है। तो यहाँ पे होल देके उसने इलेक्ट्रॉन का पूछा है, ठीक है। काटिए से, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 15 1 जाओ, 15 3 जा, 15 1 जा, 15 3 जा हो गया आपका। तो एनी बराबर अगर आप देखेंगे तो 1.5 के अपोन में क्या जाएगा? 10⁻16 और 16 हो जाएगा 32, और 10⁻+22 ऊपर जाके हो जाएगा -22। ओके, तो देखते हैं हम क्या हो सकता है। तो एनी बराबर हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0.5, 300 कैरी होगा 1, 35 जाइए, इंटू 10⁻10।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन ई बराबर 5/10 इंटू 10⁻10। तो 5 बन जा, ओ सॉरी, एक 10 से 10 कटेगा तो 9 आ जाएगा। तो एन इक्वल्स हो जाएगा 5 इंटू 10⁻9, जो हमारा ऑप्शन नंबर जहाँ तक है डी आएगा इसका, 5 इंटू 10⁻9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमें बताना है। तो आपको पता होगा R इक्वल्स टू होता है V/I ओम्स लॉ से, और V इक्वल्स टू होता है W/Q। ये आपका I जैसे का वैसे रहेगा। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा W का m1 L2 T-2, चार्ज का होता है 80 और करेंट का होगा एम्पियर। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा m1 L2 T-2 तो ऊपर है ही, +1 ऊपर जाके और -1 तो -3 हो जाएगा, और A1 A2 ऊपर जाके A-2 हो जाएगा। तो m1 L2 T-3, m1 L2 T-3 और A⁻²। तो m1 L2 T-3 यहाँ भी है, m1 L2 T-3 यहाँ भी है, m1 L2 T-3 यहाँ भी है, पर A⁻² एक ही जगह है बी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको और भी ढंग से निकाल सकते थे, है ना, पावर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, P बराबर I²R, इससे भी निकल सकता है, बस R निकलने से मतलब है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या बोलना चाह रहा है। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ लेंस इज रैप्ड इन द ब्लैक पेपर। यदि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सेंटर को ब्लैक पेपर से रैप्ट कर दी जाए, ब्लैक पेपर से क्या कर दी जाए, रैप्ट कर दी जाए, है ना, ब्लैक पेपर से रैप्ट कर दी जाए, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो आप अगर देखेंगे तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, देखिए ये है कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, तो इसके जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या किया गया, ब्लैक पेपर से रैप कर दिया गया। तो थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि ब्लैक पेपर से उसने उसको रैप किया, तो ये ब्लैक पेपर इधर का ही होगा, इसको हमने क्या कर दिया, इसको सेंट्रल पार्ट को रैप कर दिया। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो देखेंगे आप सभी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली लाइट की रेस पे लेंस पे ऊपर पे के पार्ट पे तो कुछ पड़ा ही नहीं है, रैप हुआ ही नहीं है उसका रैप। तो इसके लिए क्या होगा, आपका नीचे चल जाएगा, और नीचे वाला जो है वो आपका यहाँ तक तो आएगा, पर इमेजनरी फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में वो जाएगा यहाँ पे, मतलब कम से कम लाइट जाएगा ऐसे। वो बोला जाता है कि इमेज फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। तो फुल इमेज तो फॉर्म हो जाएगी, देखो ऑब्जेक्ट फुल है तो इमेज भी फुल फॉर्म हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर वो इमेज जो रहेगी उसकी इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगी, वो फीकी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। ये एक बार बात हो भी गई थी आपसे इसके बारे में। तो पहला ऑप्शन जो है नो इमेज विल फॉर्म, ये तो होना नहीं है। 2 इमेजेस फॉर्म, ये तो होना ही नहीं है। 2 इमेज कभी बनेगी इससे, वो 2 इमेज उसमें बनती है बस माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में बनती है ना, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्टिव की इमेज वो उसमें बनती है। तो अब हम देखें अगर, तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी एब्सेंट, ये होगा ही नहीं इसका, इसका ये होगा। फुल इमेज तो फॉर्म होगी, पर बट लेस विल बी लेस ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस के साथ प्रोड्यूस होगी। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3L। एक बार मैग्नेट की लेंथ 3L है, सॉरी अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, हैज़ पॉइंट ए एंड बी। उसमें 2 पॉइंट ए और बी आपको दिख ही रहे हैं बार मैग्नेट के पास, ए पॉइंट और बी पॉइंट। डिस्टेंस इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर इन अपोजिट साइड्स। बार मैग्नेट है, इसके दोनों साइड पे अपोजिट साइड पे एक तरफ पॉइंट ए है, एक तरफ पॉइंट बी है। पॉइंट ए का डिस्टेंस 24 है और पॉइंट बी का डिस्टेंस 48 है, दोनों किनारों से, है ना, सेंटर से, सॉरी सेंटर से। रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स विल बी। ठीक है, एक बार मैग्नेट रखिए, उसके सेंटर से ए वाले पॉइंट का डिस्टेंस 24 है, 24 आपको दिख रहा है, और बी का जो डिस्टेंस है वो 48 है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो आपको पता ही है एक्सिस में रखा है, मतलब एक्सियल पोजीशन की बात कर रहा है। तो रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का रेशो यहाँ पर क्या होगा। तो आपको पता है एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी एक्सियल, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर की पावर 3, 2m बाय आर की पावर 3। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम रहेगा चलेगा। तो अपन मानते हैं कि पहले वाले पॉइंट ए के लिए बात करते हैं, तो बी ए बराबर जो होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा चलेगा, 2m रहेगा चलेगा, ये हो जाएगा r ऑफ ए, इसका डिस्टेंस इसका क्यूब हो जाएगा। और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट का जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m आपका रहेगा चलेगा, ये हो जाएगा आर बी की पावर 3। ओके, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हम देखते क्या होता है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे कर देते, चलो है ना, MCQ है इसलिए इसको यहीं पे कर देते हैं। इससे कट गया 2m से 2m कट गया, आर बी की पावर 3 पलट के ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट, आर बी क्यूब पलट के ऊपर गया और आर ए क्यूब पलट के नीचे आ गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ आर बी अपॉन आर ए का होल क्यूब। अब आप देखेंगे कि आर ए की जो वैल्यू है, देखो आर ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है 24 है और आर बी की जो वैल्यू है वो 48 है, 48। तो आर बी जो जाएगा 48 से ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर है तो उसको कोई बात नहीं, सेंटीमीटर कट जाएगा, और आप मीटर में भी बदल लेंगे तो कटना तय है उसका, फिर भी वही आंसर आएगा। तो 48 हो जाएगा। और आर ए की वैल्यू कितनी है, 24 है, और ए होल पावर 3, 24 बन जाए 24 2 जा 48, और 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा इसका। तो 8:1, तो ऑप्शन डी आएगा इसका। 8 अकेला है या 8:1 वही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द स्टेट्स शोन इन द फिगर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल एक एंगल के साथ अलाइन है, दिख रहा होगा आपको ये। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल पैरेलली कंडीशन में है, पर यहाँ पे एक फ़र्क दिख रहा होगा बी और सी में। बी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है डायपोल के, और सी में भी, पर इतना है कि इसमें बी में आपको दिख रहा होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू सी में, और बी में आपको क्या दिख रहा है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। मतलब अगर मैं देखूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल जो है वो परपेंडिकुलर है, और डायपोल क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। डायपोल क्या है, पैरेलल है, और डी में परपेंडिकुलर है ना। डी में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब हमें देखना होगा, पर इसमें बी और सी में क्या फ़र्क है, ज़रा इसको देखिए। बी और सी में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू से प्लस क्यू के पैरेलल है, और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से, ये प्लस क्यू से माइनस क्यू के पैरेलल है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी बताइए, कोई देखते हैं अपन इसको। आपको अगर पता होगा कि अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के समय पढ़े थे कि कंडक्टर वायर था, उसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे पहले, और जैसे बैटरी का टर्मिनल हमने ऑन किया है ना, बैटरी का टर्मिनल जैसे ऑन हुआ तो करंट फ्लो हुआ, और करंट के साथ साथ करंट के पैरेलल कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट के पैरेलल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे। और चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे ख़त्म होती है ना। तो चार्ज जाना, चार्ज किसके कारण बना है, चार्ज अपॉन टाइम को अपन करंट बोलते हैं, चार्ज अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन टाइम को हम बोलते हैं करंट। और चार्ज का प्रोपेगेशन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट और नेगेटिव पे ख़त्म होती है। तो बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जो आपको दिख रहा है ये वाला बी वाला, ये तो हट गया, ये हो ही नहीं सकता ऑप्शन। आपका ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि लाइनें प्लस से निकल के माइनस में जाती है, और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस की लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल होंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी वो आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज सर्कुलेटिंग इन पाथ ऑफ रेडियस 0.15 मीटर। रेडियस जो है वो कितना है, 0.105 मीटर है। हैविंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना भाई, 10⁻⁻4 टेस्ला का है। तो स्पीड बतानी है आपको, एनर्जी दे दी गई है और स्पीड आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए जो आपकी एनर्जी है वो है 10 eV एनर्जी है ये। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, रिवॉल्विंग होता है और सर्कुलर ऑर्बिटल बनाता है घूमते समय, तो उस समय दो फोर्स पे काम करते हैं। पहला फोर्स करता है मैग्नेटिक फोर्स QVB और दूसरा करता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो mv²/r होता है। दोनों को आपस में कंपेयर कर दीजिए, QVB बराबर हो जाएगा mv²/r। अब ये जो एनर्जी दिया है, इस एनर्जी को मुझे बनाना है काइनेटिक एनर्जी। अब बनाता हूँ इसको मैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको पता होना चाहिए हाफ mv² होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो एक काम करता हूँ, हाफ का 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 का इंटू 2 का डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QVB बराबर हो जाएगा हाफ, आगे आ जाएगा mv² और 2/r आपका अलग हो जाएगा। 2/r क्या हो जाएगा, अलग। तो हाफ mv² तो आपकी एनर्जी हो गई। तो ये जो आपका होगा QVB बराबर हो जाएगा 2 इंटू हाफ mv² आपकी एनर्जी बन गई भाई, है ना। हाफ mv² क्या बन गई, एनर्जी। तो 2E/r, 2E/r चलिए रख दीजिए। तो वेलोसिटी v आपकी जैसे की वैसे रहेगी, 2E/r आपका जैसे का वैसे रहेगा। q और जो b है, q और b ये नीचे आ जाएगा, q और b आपका आ जाएगा नीचे। बस सबको रख दीजिए, वेलोसिटी आपको खुद ही मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। v = 2 रहेगा, चलेगा। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना बहुत सारा लगेगी, की वैल्यू रख दो बस, 1.6 × 10⁻³ कितना, -19। q r की वैल्यू कितनी है, r है आपका 0.105। q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और है ना। b कितना है, b है 10⁻⁻4। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक वैल्यू कैंसिल हो रही है, 1.6 × 10⁻19 से 1.6 × 10⁻19 हो गई आपकी कैंसिल। अब क्या करेंगे, v बराबर देखिए 2 रहेगा, चलेगा। डेसिमल के 3 जीरो चल जाएंगे ऊपर, और एक 10 तो आपका है ही ऊपर, अपॉन 105 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाकर 10⁻⁻ हो जाएगा +4। जब आप इसे काटेंगे तो इसे समझिए आप, जब हम इसे काटने की कोशिश करें तो देखिए v बराबर 200 ऊपर के 2 जीरो रहने दो, 105 से कटने में सुविधा हो जाएगी, इंटू 10⁻4 5 6 को अलग कर दो, 4 और 2 जीरो 1 है ना। तो 200 को 105 से काटते देखते कितना होता है, 2 1 जा 2 0 0 और 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4.5 ऐसा कुछ आएगा इसका। 2 से अगर मैं काटने की कोशिश करूँ तो 2 से, है ना। और फिर आपको ज़रा जब ये, है ना, इसको रुक जाइए थोड़ा, अलग ढंग से काटते। 2 से काटने पे डेसिमल में आ जाएगा और आपको और उलझ जाओगे आप, इसलिए इसको अपन अलग ढंग से काटते थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 200/105 × 10⁻4 और 2 6 हो गया मीटर पर सेकेंड। 5 से काटो उससे, 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 0 जा 21 दूनी 42 ना, तो 1 जा में आएगा। तो v = होगा 21। देखिए 40 को काट रहे हैं हम किससे, 21 से। 21 1 जा 21, बचेगा 9, ठीक है, डेसिमल उतरेगा 0। तो आपका 1.9 के करीबन ही आना चाहिए इसका, है ना, क्योंकि 21 10 जा 210 हो जाएगा, तो 9 जा के करीबन ही जाएगा ये। तो 1.9 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.9 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो 1.9 × 10⁻6, 1.9 दोनों जगह दे दिया उसने, पर 10⁻6 ऊपर है इसलिए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। 2 कॉइल है, दोनों है ना एक दूसरे के पास रखिए। देखो 2 कॉइल है भाई, दोनों एक दूसरे के पास रखिए। देखो
टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल पास रखिए। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किन किन पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 द करेंट्स इन द टू कॉइल, दोनों कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा। द रेट एट विच करेंट आर चेंजिंग इन द टू कॉइल्स, दोनों कॉइल में चेंज होने वाले करंट के रेट पे डिपेंड करेगा। कि रिलेटिव पॉजिटिव एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, या मटेरियल ऑफ वायर्स एंड कॉइल्स, तो मटेरियल ऑफ, तो ये इसका जो जवाब है मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब जो डिपेंड करता है इस पर डिपेंड करेगा, सी ऑप्शन, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। आपको मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए भी बताया था। सोलेनॉइड में जब वो एक दूसरे से दूर रहता था, आपको पता होगा एक दूसरे से दूर रहते थे, तो एम का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, वो होता था म्यू नॉट N1 N2 बाय L इंटू ए होता था। और जब दोनों कॉइल एक दूसरे के ओरिएंटेशन के साथ कोएक्सियल रखी रहती थी, कोएक्सियली जब रखी रहती थी, तो M बराबर होता था अंडर रूट L1 L2 बस। तो आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, और ये पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि दोनों कॉइलें एक दूसरे के साथ ऐसे रखी है, कि दोनों कॉइलें एक ऐसी रखी और एक ऐसी रखी है ना, ऐसी रखी और एक ऐसी रखी, मतलब इस पे ओरिएंटेशन पे तो सबसे पहले डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो ओरिएंटेशन मतलब उसकी जो अरेंजमेंट है उस पर पहले डिपेंड करेगा वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन, सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 800 है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2.5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कैरीज करंट ऑफ 3.0 एम्पियर, इससे बहने वाला करंट 3.0 एम्पियर है। व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। इसको अगर हम देखें तो आपको पता होगा मैग्नेटिक मोमेंट M बराबर IA होता है एक टर्न के लिए, किसके लिए, एक टर्न के लिए। पर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 800, इसलिए यहाँ पे N लग जाएगा, N का इंटू हो जाएगा, तो M बराबर हो जाएगा N की जगह 800, I की जगह आपका हो जाएगा 3.0 मत लो, और A की जगह हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर कितना, -4। देखते क्या हो सकता है, तो M बराबर हो जाएगा 800 इंटू 3 इंटू 25 के अपॉन में 10 की पावर -4 नीचे आ गया, 10 की पावर +4 हो जाएगा, तो 2.5 का एक जीरो आ जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए देखते क्या हो सकता है। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, और एक जीरो अभी बचा ये। ठीक है, तो क्या होगा इसका, देखिए 4 10 जा 40 और 4 2 जा 8, तो M बराबर आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 6/10 है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट का होगा जूल अपॉन टेस्ला, तो M बराबर हो जाएगा 0.6 जूल अपॉन टेस्ला। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का हमने आपको बताया था M बराबर IA एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है यूनिट, पर यहाँ पे जूल इंटू टेस्ला कैसे आया है। तो आपको पता होना चाहिए डायपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन होता है, बार मैग्नेट को रोटेट करने में वर्क डन, वो M भी होता है, Q बराबर MB। तो एनर्जी का जूल, M को छोड़ दो, और इसका टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जूल अपॉन टेस्ला भी होता है। हाँ, ये चीज़ याद रखें, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर तो होता ही है, साथ में जूल अपॉन टेस्ला भी होता है। ओके, बाकी आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए सबको, कि मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है भाई, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिटें होती है अगर आप देखें तो, एक E बराबर होता है F/Q भी होता है, और E बराबर V/L भी होता है। तो न्यूटन कोलम्ब भी सही है और वोल्ट मीटर इनवर्स भी सही है ना। तो वैसे ही कई चीज़ की दो दो यूनिटें होती है, हमको उसको देखना होता है, वो ले देके पर इक्विवेलेंसी में आई जाती है, बैलेंसिंग में। चलिए, अब अगला है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आपकी, लैम्डा है, लैम्डा इज के। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज के, मतलब जो आपका इंटेंसिटी उसको के मानना है। इंटेंसिटी क्या मानना है, के मानना है। लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है, यूज्ड। The intensity at a point where the path difference is λ/4 will be, अगर सीधी सीधी बात है कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, तो उस समय इंटेंसिटी की थी।
पार्ट डिफरेंस लैम्डा, तो उस समय इंटेंसिटी के। अब अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होगा तो इंटेंसिटी कितनी होगी वो आपसे जानना चाह रहा है। सीधी सीधी बातें। पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, उस समय इंटेंसिटी के थी। अब पार्ट डिफरेंस है आपका लैम्डा बाई 4, तो इंटेंसिटी क्या। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 11वीं क्लास का फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का हमको जो रिलेशन अगर आपने सुने होंगे तो वो रिलेशन ये होता है कि जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम ऑफ पार्ट डिफरेंस। ओके, तो फेज डिफरेंस जो है हमारा वो होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा आपका रहेगा चलेगा, और पार्ट डिफरेंस तो आपको दिख रहा है, ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो एक कट गया, तो हमारा जो फाई आएगा वो आ जाएगा 2 पाई। मतलब फेज कितना गया 2 पाई, 2 पाई बोले तो 180 नहीं 360 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि सिंस इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो I बराबर हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर, 5 की जगह रखना पड़ेगा 2 पाई/2। तो इसको अगर हम काटें इसका स्क्वायर से तो क्या होगा, I इंटेंसिटी I बराबर होगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो ये क्या होगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा, cos से 180 मतलब -1 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 4I0। कितना हो गया I बराबर आपका 4I0 हो गया। पर हम एक चीज़ और देखना है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है, K ली गई है। तो सिंस इंटेंसिटी बराबर K है इसलिए K बराबर हो जाएगा 4I0, K बराबर हो गया 4I0। ये पहली कंडीशन है। अब नई कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि जो पार्ट डिफरेंस होता है PD बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम ऑफ, है ना, फेज डिफरेंस बराबर, फेज ही लिखना पड़ेगा, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम ऑफ पार्ट डिफरेंस। चलिए अब इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फेज की जगह तो 5 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम ऑफ पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अब आ जाएगा लैम्डा बाई 4 करना पड़ेगा, लैम्डा बाई 4, इससे कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2 2 जा हो गया। तो 5 बराबर जो आ जाएगा आपका वो पाई/2 आ जाएगा। तो 5 बराबर हो जाएगा, ऊपर पाई बच रहा और नीचे 2 बच रहा, पाई/2 मतलब 90। तो अब हमें इसको रखना पड़ेगा वापस उठा के, सिंस I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो 5/2 में रखा जाएगा इसको, तो I बराबर हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5 की जगह रखा जाएगा कितना पाई/2, तो पाई/2, और ये 2 तो नीचे है ही, तो I बराबर हो जाएगा 4I0, ये I डैश होगा, नया वाला इंटेंसिटी आ रही है ना, तो I डैश बराबर हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर पाई/4, और cos पाई/4 मतलब cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का जब स्क्वायर होगा तो 1/2 आएगा, तो I डैश बराबर हो जाएगा 4I0 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, ओके। तो I डैश बराबर आ जाएगा 2I0। तो आपने देखे पहले बार देखिए 4I0 की वैल्यू K है, 4I0 की वैल्यू क्या है K, तो 2I0 की वैल्यू क्या होगी, तो 2I0 की वैल्यू हो जाएगी K/2, उसका आधा, 4I0 का आधा हो गया ना 2I0, तो इसकी वैल्यू K थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K/2, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका K/2। ठीक है, ये चीज़ का आप ख्याल रखें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जानती है जिसकी 2 प्लेटें होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसके बीच में एक अनचार्ज स्फीयर रख दिया गया। द लाइन ऑफ फोर्स लुक लाइक, इनमें से लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा। आप देख रहे हैं इसमें पहले वाले फिगर में है कि प्लस से वाली प्लेट से चार्ज स्फीयर पे आ रहा है और स्फीयर से चार्ज माइनस पे जा रहा है। दूसरे में आपने देखे कि खाली वाली जगह से लाइनें सीधी निकल जाएगी और स्फीयर वाले हिस्से में ऊपर और नीचे लाइन दिख रही है, बाकी की खाली जगह से लाइनें सीधी निकल गई है, ओके। थर्ड वाले फिगर में आपने देखे कि लाइनें प्लस से आई और फिर माइनस में चली गई,
और फोर्थ वाले में आपने देखे कि लाइनें प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, और स्पेयर वाली रास्ता में जो रिकॉर्ड डाल रही है ऊपर से आ रही है, फिर नीचे से उसको पार करके निकल जा रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। This is how I got it. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो चार्ज प्लेटों के बीच में हम एक अनचार्ज स्पेयर को रखते हैं, है ना, अनचार्ज स्पेयर को रखते हैं, तो क्या होता है, जो फ्री चार्जेस होते हैं वो हमेशा मूव होते हैं कंडक्टर की तरफ, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मूव होते हैं, और पोलराइजिंग होगी यहाँ पे। पोलराइजिंग मतलब ये जो स्पेयर है वो पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम करेगा। पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या करेगा भाई, कम करेगा, देखिए, और फिर उसको कम करके नेगेटिव के फॉर्म में उसको देगा, है ना। तो आप अगर देख पाएंगे तो आप तो बोलेंगे कि फर्स्ट और थर्ड वाला फिगर सेम है, पर फर्स्ट और थर्ड में बहुत बड़ा फर्क है। फर्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे ऊपर की लाइनें भी डार्क है, नीचे की लाइन भी डार्क है, पर इसमें थर्ड वाले में आप देखेंगे तो ऊपर वाली लाइनें अलग है और नीचे वाली लाइनें थोड़ी सी कम डार्क है ना। तो जो अनचार्ज स्पेयर है वो पॉजिटिव चार्ज से जब नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस आगे बढ़ेगी तो उसे पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा मतलब उसे कम कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, assume that each diode shown in the figure has a forward bias resistance of 50 ohm and an infinite reverse bias resistance. The current through 150 ohm resistance is 150 ओम से कितना करंट बह रहा है ये आपको बताना है। 150 ओम वाले से कितना करंट बह रहा है आपको बताना है इसे। चलिए देखते से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने आपको बताए थे कि सबसे पहले आप बाइसिंग निकालना सीख लो कि फॉरवर्ड बायस कौन सा होता है और रिवर्स बायस कौन सा होता है, पहले तो इसको सीख लो आप। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फॉरवर्ड बायस के लिए क्या शर्त है, फॉरवर्ड बायस के लिए शर्त है पी वाला पी से और एन वाला एन से जुड़े। तो सबसे पहले देखिए ये पी वाला हिस्सा, ये एन वाला हिस्सा, ये भी पी वाला हिस्सा, ये एन वाला हिस्सा, है ना। तो स्टूडेंट्स पी पी एन एन, और पी वाला पॉजिटिव से और एन वाला नेगेटिव से जुड़ा होता है तो उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो देखिए पी वाला पॉजिटिव से और एन वाला नेगेटिव से, पी वाला पॉजिटिव एन वाला नेगेटिव इससे जुड़ा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ जो होता है वो I इक्वल्स टू वी बाई आर होगा। तो V की वैल्यू तो आपको दिखी गई होगी, V की वैल्यू ये दी है 10 वोल्ट है, तो V की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट। पर हमको रजिस्टेंस नेट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो रजिस्टेंस नेट निकालने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 50 ओम और 100 ओम दोनों पैरेलल में है, दोनों काय में पैरेलल में। पहले दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो। तो इस रजिस्टेंस को 50 ओम को R1 नाम दो, 100 को R2 नाम दो और 150 को R3 नाम दो। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, इसलिए हो जाएगा 1/R12 बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R12 बराबर 1/R1 की जगह होगा 50 और ये होगा 1/100। तो 1/R12 बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100, 50 के टेबल में 100 दो बार और 100 के टेबल में 100 एक बार। तो R12 बराबर हो जाएगा 100/3 ओम। अब हमें क्या करना है, R12 के साथ R3 को ऐड करना है। तो देख रहे होंगे आप R12 के साथ R3 सीरीज में सॉल्व हो जाएगा। तो R123 बराबर हो जाएगा R12 प्लस R3। तो R123 बराबर R12 की वैल्यू है 100/3 और R3 की वैल्यू जो है आपकी वो होगी कितनी, 100 नहीं 150 सॉरी 150 अपॉन 1 कर दो। तो क्या होगा R123 बराबर एलसीएम 3 × 3 100 × 100 और 153 जा 15 45 450, 450 और 100 हो जाएगा 550। R123 बराबर हो जाएगा 550/3, है ना। अब देखिए ओम्स लॉ से R बराबर होता है, इक्वेशन 1 में आ जाइए, इसको इक्वेशन 1 दे देते, इस पर आ जाइए। करंट निकालना ना आपको फ्रॉम इक्वेशन 1। जब सब सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा तो करंट भी तो सेम ही आएगा ना आपका भाई, है ना। जब सब सीरीज में तो आएगा, तो करंट निकाला ना आपको 150 से, तो कितना होगा देखिए
तो ये हो जाएगा आपका आई रहेगा, चलेगा, वी की जगह 10 आ गया और इसकी जगह आ जाएगा 550/3, तो हो जाएगा 10 के पास ऊपर 3 सरकेगा, नीचे हो जाएगा 55000 कट गया, तो आई बराबर हो जाएगा 3/55। और हम अगर 3/55 को देखते कितना आता है, तो 0.0, पहले बात तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, फिर डेसिमल लगेगा तो 30 होगा, अभी भी बात नहीं बनी 0, और फिर 5 से 15, देखिए क्या आएगा। 3/50 पे देखिए, आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिख रहा होगा। थ्री डिवाइडेड बाय 55 अगर हम कर दे तो ये जो आएगा 0.054 है ना, 0.05 ही मान के चलिए। तो 0.05 हमको जो ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, और आंसर आ जाएगा 0.05 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, इससे आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक नंबर वाले क्वेश्चन में ही पूरा सब दिमाग की कसरत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ लैम्प एंड स्क्रीन सेट अप 100 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। एक लैम्प और एक स्क्रीन है, वो कॉन्वेक्स लेंस है ना। अ लैम्प एंड अ स्क्रीन आर सेट अप 100 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैम्प और एक स्क्रीन है, ये लैम्प है देखिए और स्क्रीन है, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, बिल्कुल एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन देम, उनके बीच में कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया, उनके बीच में कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया। मिड की बात नहीं की उसने, हाँ, पर बीच में कहीं के रखे। देन 2 पोजिशंस ऑफ द लेंस फॉर्मिंग रियल इमेज ऑन स्क्रीन आर 40 सेंटीमीटर अपार्ट। देन 2 पोजिशन ऑफ लेंस फॉर्मिंग रियल इमेज ऑन स्क्रीन आर 40 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इतना है, पर यहाँ पे एक चीज़ है बोलने में गड़बड़ी हुई है। द 2 पोजिशंस ऑफ द लेंस फॉर्मिंग रियल इमेज, 2 पोजिशन, लेंसों की 2 पोजिशन, तो एक लेंस ये बना देता हूँ मैं, दूसरा लेंस ये बना देता हूँ मैं। इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना है ना, ऑन स्क्रीन आर 40, इनके बीच का सेपरेशन है 40, लेंसों के बीच का सेपरेशन है 40 सेंटीमीटर। तो आप मान लीजिए कि रियल इमेज बनाने के लिए ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x। तो अगर आप देखें स्टूडेंट ध्यान से, तो जो 100 है वो क्या है, ये देखो ये -x होगा और ये वाला राइट तरफ इसलिए +x। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो देखिए स्टूडेंट, इमेज के लिए पहले ऑब्जेक्ट की बात कर देता हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए मुझे x की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट के लिए किसकी ज़रूरत है, मुझे x की। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट से इमेज का जो डिस्टेंस है वो 100 है, उसके बीच में क्या क्या छुपा है, उसके बीच में आपको पता है कि जो u है वो -x होगा, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज का जो डिस्टेंस है वो किस किस से मिलकर बना है, x + 40 + x बराबर 100। तो 1x से 1x 2x हो जाएगा, और 100 में से 40 जाएगा, 60 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 30। तो x 30 होगा तो u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। हो गया, u -30 सेंटीमीटर। तो अब v निकालना है, तो v कैसे निकलेगा, v निकलेगा माइनस करके। तो v बराबर जो हमारा निकलेगा, इसकी इमेज देखिए, तो इस लेंस के लिए अगर मैं बात करूं, तो इस लेंस के लिए ये मुझे मिल गया कितना, 30। कितना मिल गया, ये मुझे मिल गया 30। तो इसी लेंस के लिए जो इमेज बनेगी, इसी लेंस के लिए क्या बनेगी भाई, जो इमेज बनेगी वो 100 में से 30 गए, कितना, इस से इसके लिए डिस्टेंस होगा 70 होगा। तो v बराबर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर और u हो जाएगा -30। तो फोकल लेंथ जो आपको निकालना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/ फोकल लेंथ आपके देखे चलेगी, ये हो जाएगा 70 माइनस u हो जाएगा -30। तो 1/f बराबर होगा 1/70 माइनस प्लस 1/30। तो 1/f बराबर एलसीएम हो जाएगा 7 21 00 हो जाएगा, 30 + 70 हो जाएगा। तो f 1/f बराबर हो जाएगा 100/21। 100 f को पलट दो, 2100/100 हो जाएगा, 0000 कट गया, तो f बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये बस यहाँ पे गड़बड़ मत करना आप लोग, 2 लेंस के बारे में होगा है ना, द 2 पोजिशंस ऑफ
लेंस फॉर्मिंग द रियल इमेजेस, दो लेंस जो रियल इमेज फॉर्म कर रहे हैं उनकी पोजीशन है एक दूसरे से 40 दूर। तो एक ही लेंस की बात कर रहा हूँ कि एक ही लेंस से, है ना, उसका डिस्टेंस भी पता करो और फोकल लेंथ भी पता करो, है ना, मतलब यू वी एफ तीनों निकालना है यहाँ पे। तो यू और एफ, वी और एफ हमने निकाल चुके हैं, और जो पहला लेंस है उसी से हमको देखना पड़ता है सब। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एडजसेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो एडजसेंट रीजन देख लीजिए, दो ऑप्शन गायब है इसमें, ये होते हैं ए ट्रू, एडजसेंट ट्रू, रीजन फॉल्स, ए फॉल्स, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। तो इसका जो सी ऑप्शन आएगा वो आएगा एडजसेंट ट्रू, रीजन फॉल्स, और डी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एडजसेंट भी फॉल्स और रीजन भी फॉल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एडजसेंट और रीजन मैंने आपको समझाया कि इसको हमेशा ऐसे याद रखना कि सी और डी ऑप्शन रेस से बाहर है। जब एडजसेंट सही, रीजन गलत है तो ऑप्शन सी चुनेंगे, जब एडजसेंट रीजन दोनों ही गलत है तो ऑप्शन डी चुनेंगे, और जब दोनों सही है एडजसेंट रीजन तो ऑप्शन ए और बी में से ही आएगा, है ना, आपका ऑप्शन ए और बी में से आएगा। पर ए और बी में से कौन सा आएगा वो आपको एक बार बताया था मैंने, कि अगर एडजसेंट रीजन दोनों सही है पर रीजन एडजसेंट से ज़्यादा इफेक्टिव है और रीजन एडजसेंट से जुड़ा हुआ है, रीजन एडजसेंट की पहली स्टेप है, मतलब रीजन से ही एडजसेंट पे पहुंचा जा सकता है, तो ऑप्शन ए चुनेंगे हम। और एडजसेंट रीजन दोनों सही है पर रीजन का एडजसेंट से कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मैच होता तो ऑप्शन बी चुनेंगे। तो आइए देखते हैं 13 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ थर्मोनिक एमिशन। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो डिफरेंट है थर्मोनिक एमिशन से। तो स्टूडेंट्स आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये है कि प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मोनिक एमिशन। बिल्कुल सही है, दोनों में इलेक्ट्रॉन जरूर निकल रहे हैं पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जब मेटल पे लाइट पड़ता है जिसकी एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू होती है तब इलेक्ट्रॉन निकलता है। और थर्मोनिक एमिशन जो है उसमें जब मेटल को हीट देते, मेटल को क्या देते हैं हम, हीट देते, तब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। एक में रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन का एमिशन और एक में हीट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक एमिशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। थर्मोनिक एमिशन जो है वो टेम्परेचर पे बेस्ड है, डिपेंडेंट है, बट फोटो एमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। फोटो एमिशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के लिए इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, है ना। सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है ना। थर्मोनिक एमिशन का टेम्परेचर से रिलेशन है ना, थर्मोडायनेमिक्स से लेना देना है। और फोटो एमिशन का के समय टेम्परेचर आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सही है ये। तो इसका मुझे लग रहा है कि रीजन ज़्यादा असरदार है एडजसेंट से, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर की पहले बात कर दी उन्होंने, है ना। तो टेम्परेचर ही इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए ज़्यादा असरदार है, इसलिए मुझे लगता है कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजसेंट, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए। बी वाला जो क्वेश्चन है वो है, और 14 वाला, व्हेन अ कैपेसिटर इज फिल्ड कंप्लीटली विथ अ मेटेलिक स्लैब इट्स कैपेसिटी बिकम्स वेरी लार्ज। When a capacitor is filled completely with metallic slab, its capacity becomes very large. जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर होता है उसके बीच में मेटलिक स्लैब रख दी जाए, क्या रख दी जाए, मेटलिक स्लैब, या मेटलिक स्लैब रख दिया भाई, तो इसकी कैपेसिटी वेरी हाई हो जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस वेरी हाई हो जाएगा। एडजसेंट और रीजन जो है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज 0। तो देखिए रीजन तो मुझे गलत लग रहा है। रीजन क्यों गलत है, क्योंकि मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल का वो होता है इन्फिनिटी, मेटल का होता है इन्फिनिटी और एयर का होता है 1, ही आपको पता होना चाहिए। तो रीजन तो गलत है। अब एडजसेंट देख लीजिए, व्हेन अ कैपेसिटर इज फिल्ड कंप्लीटली विथ मेटलिक स्लैब इट्स कैपेसिटी बिकम्स वेरी लार्ज, गलत है ये। जब उनके बीच में मेटल रखा जाए पर मेटल को एक सेपरेशन में रखा जाए, कहाँ रखा जाए, सेपरेशन में, या तो दोनों के बीच प्लेटों के बीच में सेपरेशन, या तो एक प्लेट से चिपका के ऐसा रखा जाए और एक तरफ थोड़ा सा गैप रख दिया जाए, तब आपका जो कैपेसिटेंस है वो इन्फिनिटी बनेगा और थोड़ी सी जगह रहेगी उसमें ही
एनर्जी स्टोर होगी। तो एडजेसेंट रीजन दोनों गलत है यहाँ पे। इसका ऑप्शन आएगा डी, एडजेसेंट फॉल्स एंड रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, young double slit experiment can be performed using a source of white light. Adjustion region. यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग सोर्स ऑफ वाइट लाइट। यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं सोर्स ऑफ वाइट लाइट के यूज से। किसे? सोर्स ऑफ वाइट लाइट के यूज से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सही है कि गलत है भाई? ये है गलत, क्योंकि आपने देखो मैंने जब क्वेश्चन लिखवाया था तो उसमें क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारी कंडीशंस भी लिखाया था कि अगर रेड लाइट का सोर्स ले ले तो क्या होगा, वायलेट लाइट का, ब्लू लाइट का सोर्स ले ले तो क्या हो जाएगा, है ना, और क्रोमेटिक वाइट लाइट लेंगे तो क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक वाइट लाइट लेंगे तो क्या होगा। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाइट लाइट से परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको जो चाहे उस रंग से हम परफॉर्म कर सकते। तो एडजेशन तो गलत है यहाँ पे, और एडजेशन जब शुरू में गलत आया तो ऑप्शन डी आता है। फिर भी चलो रीजन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ अदर कलर्स। ये गलत है। ये लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेरी हाई, और इंटेंसिटी कम होती है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और इंटेंसिटी सबसे कम होती है। गलत है ये। तो एडजेशन रीजन दोनों गलत है यहाँ पे। 16 वाला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताया गया है, एडजेशन लिख देते हैं यहाँ पे, एडजेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा रीजन। देखते इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी इज डबल्ड, एसी की फ्रिक्वेंसी डबल कर देंगे, देन द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एलआर सर्किट डिक्रीज। एसी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने पे सीरीज एलआर सर्किट जो रहेगा उसका पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। पावर फैक्टर क्या होगा? डिक्रीज। तो आपको बताए थे कि पावर फैक्टर कॉस फाई होता है जो आर अपॉन जेड होता है, और एल आर सर्किट के लिए क्या होगा? एल आर सर्किट देख लीजिए, एल आर सर्किट के लिए कॉस फाई रहेगा चलेगा, आर रहेगा चलेगा, जेड बराबर हो जाएगा आपका केवल एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल आर सर्किट के लिए। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को डबल कर दे, एसी की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे, तो पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को, ये तो सही बात बोल रही है कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पेडेंस, तो ये सही बोल रहा है। तो एडजेशन तो मुझे सही लग रहा है। अब रीजन, पावर फैक्टर ऑफ आर एल या एल आर सर्किट इज गिवन बाय कॉस फाई बराबर 2R, ये गलत है, सिर्फ R बाय जेड होता है। और ये तो खैर उसने जो दिया वो ये है, कॉस फाई बराबर R अंडर रूट में एक्सएल आपका रहेगा चलेगा, एक्सएल की जगह एल ओमेगा हो जाएगा, एल ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे गलत ही है, रीजन गलत है। रीजन में क्या होना चाहिए? रीजन करेक्ट होना चाहिए, ऐसा आर रहना चाहिए और इसके अपॉन में होना चाहिए अंडर रूट। यहाँ पे अंडर रूट गायब कर दिया उसने, और यहाँ पर होना चाहिए आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो रीजन गलत है, एडजेशन सही, रीजन गलत, मतलब ऑप्शन नंबर सी है ये। अब हमारा चालू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 17 2 नंबर का है वो है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ लाइज इन द रेंज 10⁻⁻11 मीटर से छोटा होना चाहिए, बट 10⁻14 मीटर से बड़ा होना चाहिए, है ना, ये वेवलेंथ। तो आपको पता होना चाहिए ये, मतलब लैम्डा वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए 10⁻11 मीटर से, और वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए 10⁻14 मीटर से। तो क्या होगा? ये हमारी होगी गामा रे। और अगला क्या है हमारा? 10⁻⁻4 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक। तो ये आपको होना चाहिए माइक्रोवेव भी है और विजुअल भी है ये, तो इसका होगा माइक्रोवेव, और विजिबल भी होगा पर माइक्रोवेव को आप दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं? राइट वन यूज ऑफ इच, इनका एक एक यूज भी लिखना है, मतलब एक नंबर पहचानने का और एक नंबर पहचानने का और एक नंबर इसका यूज़ का। तो गामा का एक यूज़ क्या होगा? गामा का मेडिकल ट्रीटमेंट लिख दीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में। और माइक्रोवेव का आप तो बहुत सारा जानते हैं, माइक्रोवेव ओवन में होता है, रेडार में होता है, रेडार सिस्टम। ओके, आपको बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ म्यून
is a particle that has same charge as electron but is 200 times heavier than it। मतलब जो म्यून है एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जिसका चार्ज जो है सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, किंतु बट वो 200 टाइम्स हेवियर है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन उसका मास जो है इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम, ठीक है, बड़ा है। तो सीधा सीधा ये बोल देते अपन कि अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है कि चार्ज ऑफ म्यून बराबर है ना, एम यू लिख देता हूँ, बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट मास ऑफ म्यून जो होगा वो 200 टाइम्स हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इफ वी हैड एन एटम इज विच इन विच द म्यून रिवॉल्व अराउंड अ प्रोटॉन इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन जो है उसके प्लेस पे अगर एक है ना एटम में प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को हटाकर अगर म्यून को घुमाया जाए, व्हाट वुड बी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ म्यून इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में म्यून का कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा मैग्नेटिक मोमेंट एम बराबर होता है एन इंटू म्यू बी। अब म्यू बी को देख लीजिए, म्यू बी बराबर होता है एच अपॉन 4πm। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर म्यून। एच तो आपका रहेगा चलेगा, चार्ज वही है, 4 वही है, यही है, पर मास ऑफ म्यून हो जाएगा mu। चलिए देखते क्या होता है। तो आपका हो जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ म्यून बराबर ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्लांक कांस्टेंट आपको पता होनी चाहिए 6.625 इंटू 10⁻34 होता है, पर 6.6 ही लेना, 4 की जगह 4 ही आएगा, पाई की जगह 3.14 आएगा, और मास ऑफ म्यून की जगह रख दो मास 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 होता है -31 kg। तो जब आप इनको सबको सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा इसे सॉल्व करके, जब आप इसे सबको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.63 इंटू 10⁻26, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हो जाएगा, देखिएगा इसे, एंड के प्लेस पे तो वैसे भी एक ही रखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल को समझाना है और बताना है कि वाई डज थिकनेस ऑफ डिप्लेक्शन लेयर इन पी एन डायोड वेरी विथ इंक्रीज इन रिवर्स बायस। डिप्लेक्शन लेयर की विथ रिवर्स बायस में क्यों बढ़ जाती है? तो सबसे पहले बैरियर पोटेंशियल क्या है? बैरियर पोटेंशियल आप जरा ध्यान से देखेंगे, बैरियर पोटेंशियल का मतलब होता है वो पोटेंशियल जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के पास आके मिलना चालू कर दे, ये होल से और ये क्या है इलेक्ट्रॉन से, वो कम से कम पोटेंशियल जब इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लेक्शन लेयर पे आके मिलना चालू कर दे। कहाँ पे मिलना चालू कर दे? डिप्लेक्शन लेयर पे आके मिलना चालू कर दे। देखिए ये पी एन डायोड है ना, तो वो कम से कम पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल का मतलब होता है मिनिमम पोटेंशियल जब इलेक्ट्रॉन होल मिलके करंट का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मीट टुगेदर एट डिप्लेक्शन लेयर एंड फॉर्म करंट, ठीक है। कम से कम पोटेंशियल जब इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से मिले और करंट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे, तो इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब वाई डज थिकनेस ऑफ डिप्लेक्शन लेयर वेरी विथ इंक्रीज इन रिवर्स बायस, मतलब रिवर्स बायस में डिप्लेक्शन लेयर की विथ क्यों बढ़ती है? तो देखो डिप्लेक्शन लेयर क्या होती है? डिप्लेक्शन लेयर ये लेयर है जो इलेक्ट्रॉन और होलों को सेपरेट करके रखती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन होल को सेपरेट करके रखती है। पर रिवर्स बायस में क्या होता है? देखिए ध्यान से, रिवर्स बायस में देखिए पी में रहते हैं होल और एन में रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ेंगे, देखिए रिवर्स बायस, पी वाला नेगेटिव से और एन वाला पॉजिटिव से मिली एम्पियर। जैसे की का स्विच ऑन होगा तो आप देखेंगे की का स्विच ऑन हुआ
जो नेगेटिव वाला है वो होलो को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से दूर भागेंगे। और एक दूसरे से दूर भागेंगे तो क्या होगा, ये और दूर दूर होते जाएंगे। अभी इतना गैप पे है, दूर जाएंगे तो फिर इतने गैप पे और बढ़ जाएगा, इतना गैप और बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन होल जब एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे तो उनके बीच में गैप लगातार बढ़ते जाएगा, और इनके बीच का गैप ही तो डिप्लेक्शन लेयर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसलिए डिप्लेक्शन लेयर की विड्थ लगातार वेरी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20, आज हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, फिर अगले पार्ट में हम इसे पूरे पेपर को ख़त्म करेंगे। इसमें 33 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम को हमको कंसिडर करना है। द इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन to have different energies but same orbital angular momentum according to बोहर। मतलब सीधी सीधी बात है कि आपको हाइड्रोजन एटम की 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो और उनकी एनर्जी सेम हो, बट एनर्जी डिफरेंट हो बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उनका हो। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? क्योंकि ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो En बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी होती है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी En बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल पर है तो उसके लिए क्वांटम नंबर का भी लेवल अलग अलग होगा। क्वांटम नंबर का लेवल भी क्या है आपका, अलग अलग होगा। और इसी तरीके से इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि L बराबर NH अपॉन 2π होता है ना, तो N की वैल्यू चेंज नहीं होती जाएगी। बस वही है कि N की वैल्यू अगर डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है तो N की वैल्यू डिफरेंट है, और N की वैल्यू डिफरेंट है तो एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, है ना। तो मैंने बताया था आपको कि CBSE 2-3 क्वेश्चन में फंसाता ही है हमें थोड़ा सा। वो ऐसा देता है क्वेश्चन कि हमको लगता है कि ये क्वेश्चन का जवाब गलत हो ही नहीं सकता, और उसके जवाब जनरली गलत निकलते हैं या कुछ अलग ही आंसर निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन उसमें देखने के लिए मिला है हमें, तो आप इसे देखिएगा। तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट 1 होता है ख़त्म। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 33 तक पूरा सॉल्व करेंगे।